लड्डू। क्या बना रही है मम्मी? जलेबी। लड्डू, मैम गुलाब गुलाब जामुन है। मैम मूंग का हलवा। गुलाब जामुन बन रहे हैं। और क्या चाहिए बच्चों को? मिठाई मूंग का हलवा। बर्फी। मिठाई तो घर बैठे मिल रही है ना? मैम जलेबी। मैम लौकी की बर्फी। लौकी की बर्फी, मैम बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी भी होती बेसन की बर्फी। है, लौकी की बर्फी भी होती है। लौकी की बर्फी तो बड़ी स्वाद लगती है। मैम मूंग का हलवा। मूंग का हलवा, वेरी गुड, शाबाश। मुझे तो नहीं आती। आपकी मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही है, हैं? यस मैम। मैं मैम लेसन नेट पे से देख के बना लेना। क्या चीज करूं? नेट पे से देख के बना लो। नहीं, नेट से क्या देखने बेटे, छोड़ो ना। नेट क्या करेगा? नेट से तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर हम लोगों को उसमें पजल हो जाएंगे कि मम्मी क्या क्या बनाए क्या ना बनाए, ठीक है ना? तो एक छोटी सी मैंने भी बनाई है रेसिपी, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ठीक करूँ? मैम सब कुछ खुल गया, स्कूल कब यस खुलेगा? मैम। अभी स्क्रीन पे कुछ आता है, मालूम है इसका? क्योंकि मैं ही देख रही हूँ स्क्रीन को, अभी आपके सामने दिखाती हूँ कि आपसे शेयर करती हूँ कि क्या करना चाहिए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करें। अभी नेट लगता है स्लो है थोड़ा। मैम सब कुछ खुल गया, स्कूल कब खुलेगा? स्कूल भी बेटा हम होप तो कर रहे हैं अब जल्दी खुलेगा, क्योंकि अब तो आपको पता है कि वो आ चुका है अपना डेट शीट नहीं आ गई है, पता है ना आपको? बोर्ड की शीट आ गई है। 12th की डेट शीट आ चुकी है 1 जुलाई। जुलाई में। yes, जुलाई में पेपर स्टार्ट है आपके। तो देखो बेटा, मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज दिखा रही हूँ यहाँ स्क्रीन पे, जो मैंने प्रिपेयर किया है। ये देखो, ये आप तरबूज खाते हो? ये मैंने भी किया था ये। हैं? तरबूज खाते हो बताओ? बट मैडम गेस थी मैम। यस, तरबूज खा लो, जो उसके छिलके हैं। आप ये देखिए, उसके छिलकों को मैम चेरी। इस्तेमाल कर रखा है। ये देखिए, छिलके हैं उसके, और छिलकों को फिर आपने ऐसे छील लिया और उनको इस तरह से मैम आ नहीं रही, स्क्रीन नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अभी तो आ रही है मेरी तरफ से तो बेटा, आ रही होगी। मेरे पास आ रही है। आपके पास आ रही है? यस मैम। हाँ, अभी सभी के पास आ जाएगी। इस तरह से हमने देखो ये तरबूज के टुकड़ों को काट लिया, ठीक है? कट गए तरबूज के टुकड़े। उसके बाद हमने इसको चीनी डाल के पानी में, यस मैम आ गई। कोई भी कलर डाल के, इसको चीनी डाल के और कोई भी कलर डाल के हमने इसको उबाल लिया, ठीक है? बॉयल करने के बाद ये ऐसे आ जाएंगे। हमने कलर डाल के इनको बॉयल कर लिया और फिर इसको हमने धूप में सुखा लिया। ये हमारी टूटी फ्रूटी तैयार हो गई, टूटी फ्रूटी। यस मैम। तो मैंने अभी वैसे ही ये खोल दिया आपके सामने, क्योंकि एक बच्चा मुझे कह रहा था कि मैम हमें मिठाई खाने को जी करता है, तो कौन सी मिठाई खाएं? तो वो अपनी मम्मी से ये प्रिपेयर करवा सकता है, ठीक है? और बहुत आसान है और प्रिपेयर हो सकता है। तो बेटा अब मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी आपका। ये अब आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे लेसन 3.2? बोलो बेटा, यस मैम आ रही है। आ रही है ना स्क्रीन नजर? अब मैं म्यूट कर रही हूँ सभी को, या आप अपने आप भी म्यूट कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर बोलते हैं भूख, हार्डशिप कहते हैं मेहनत, एंड पॉपुलर रिवोल्ट, रिवोल्ट कहते हैं विद्रोह कर देना, ठीक है? इस पैराग्राफ में 3.2 के पैराग्राफ में क्या है बेटा? जो पॉपुलेशन थी वह 1800 से 1850 तक, कहाँ से 1800 से 1850 तक ज्यादा बढ़ गई थी,
अर्बेनाइजेशन भी हो रहा था। अर्बेनाइजेशन कहते हैं शहरीकरण। लोग शहरों में जाने लगे थे, चारों तरफ क्राउड ही क्राउड था, भीड़ ही भीड़ जमा हो गई थी। एंड और जो इंडस्ट्रीज में गुड्स पहले से ही भरी हुई थी और इसीलिए नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थी पहले से ही सामान में फ्लो कर रही थी, उनमें सामान पहले ही ऑलरेडी इतना भरा हुआ था, लेकिन खरीदार नहीं थे, तो नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई थी। इंडस्ट्रीज ऑनर्स जो थे उन्होंने और सामान बनाना भी बंद कर दिया था, तो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, फूड की शॉर्टेज हो गई थी। वेरी लेट 18th सेंचुरी में जब नेपोलियन ने जन्म लिया और लुइस फिलिप को भागना पड़ा, तब नई असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया था और मेन और वुमेन दोनों को राइट टू वोट दे दिया गया था। तो ये देखिए आगे आप, ये आप पढ़ लेंगे, इसकी मैंने समरी बताई आपको पैराग्राफ वाइज, सभी की मैं आपको समरी बता रही हूँ पैराग्राफ वाइज। 3.3 में 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लिबरल्स की रेवोल्यूशन के बारे में, लिबरल्स की क्रांति के बारे में 1848 ऑनवर्ड्स लिबरल्स कई कंट्रीज में पावरफुल हो गए थे, पावर में आ गए थे। 1848 फरवरी में मेल्स को सफरेज राइट मिल गया था, सफरेज राइट मींस राइट टू वोट मिल गया था। बाकी यूरोप पर भी इसका असर पड़ा। मिडिल क्लास जर्मनी, इटली, हंगरी, प्रूशिया को भी एक नेशन स्टेट चाहिए थी, इन सबको, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरिया, ठीक है, तो इनको एक जो थी नेशन स्टेट चाहिए थी, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले यह जर्मनी में आया था मई 1848 में। फ्रीडम्स ऑफ प्रेस और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। 1848 में ऑल जर्मन नेशनल, ये 8 मिनट की असेंबली बनी थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जर्मन नेशन का गठन हुआ था। इसके ऊपर तो एक राजा ही होता है, फ्रेडरिक विलियम और काइजर भी इसको कहते हैं, फ्रेडरिक विलियम, या हम इसको नाम से काइजर के नाम से पुकारते हैं। प्लीज बेटा जो बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं वो अपने आप को आते ही म्यूट किया करें। बेटा फ्रेडरिक विलियम या काइजर इसे बोलते थे, इसने भी कई ओपोजिशन पैदा करी थी, मिलिट्री भी खिलाफ थी इसके, एरिस्टोक्रेसी कहेंगे राजा की इसको हम। अल्टीमेटली जो असेंबली थी इसे बाहर निकाल दिया गया, तो पॉपुलर रिवोल्ट 1848 का नाकामयाब रहा। फ्रेडरिक विलियम इस सारे को हटाने में कामयाब हो गया। फेमिनिस्ट एक वर्ड आ रहा है आपके, नया वर्ड है ये, फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। फेमिनिस्ट वह होता है बेटा जो लेडीज के राइट्स को मेल के बराबर माने, लेकिन जो 1848 में पार्लियामेंट बनी और सब चीजों को फिर हटाया गया जर्मनी में, ये बात तो मोनार्च को पक्की हो गई थी, मोनार्च कहते राजा, राजा को अब ये बात पक्की हो गई थी कि अब वे ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन टर्न हो गया था। अब फ्रांस में भी चेंज आ गया था, तो ये कुछ कंसेशंस देने लग गए थे लिबरल्स को। धीरे धीरे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में सर्फडम, सर्फडम कहते हैं जमींदारी टैक्स, सर्फडम जो था, और बॉन्डेड लेबर, ये रहा बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश कर दी गई थी, बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया गया था। हेम्सबर्ग के रूलर्स ने हंगरी को 1867 में भी एटोनॉमी, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दे दिया था, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस। एटोनॉमी किसको बोलते हैं? राइट टू सेल्फ गवर्नेंस। अब आ जाइए आप 4, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। 4.1 जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? कहते हैं क्या आर्मी जो है वो एक आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन बनाने में? तो 1848 में जर्मनी नजदीक आ गया था अपने आप को सॉवरन रिपब्लिक बनाने के, और ये ज्यादा दूर नहीं था। ये फाइनली ऑटोमन बिस्मार्क जो था आपका, ऑटोमन बिस्मार्क जब जर्मनी का सीएम हुआ करता था, सीएम कहते हैं चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई थी तब। तो फिर 1871 में
एक फिर नया राजा आ गया था। चेंजेस जो भी आई थी, लिबरल्स मजबूत हो गए थे इससे। जो भी चेंजेस आई बेटा, इसमें क्या हुआ था कि लिबरल्स जो थे वो मजबूत हो गए थे और एक करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया गया था। बैंकिंग लीगल सिस्टम को मजबूत कर दिया गया था। ये देखिए, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, एक करेंसी बना दी गई थी। बैंकिंग एंड लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी, इसको मजबूत कर दिया गया था। एक जुडिशियल सिस्टम बिठा दिया गया था एक। अब प्रूशिया एंड जर्मनी में सारी चीजें राजा पर निर्भर नहीं थी और ऑटोमन, बिस्मार्क और जुडिशरी थी, वह अपने आप भी काम कर सकती थी। ऑटोमन, बिस्मार्क और जुडिशरी दोनों थी उस समय और ये अपने आप भी काम कर सकती थी। इसमें सबसे मेन बात ये है, ये बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरे नियर अबाउट, तो थोड़ी सी उसका शोर आ रहा है। आपको आ रहा है? यस मैम। अभी ये इसी का शोर है, लेकिन आप बात मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उसमें नहीं जाएगा। तो प्रूशिया एंड जर्मनी एक ही जगह को कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते थे। यूनिफिकेशन जो हुआ 1865 में, 1865 में बिस्मार्क ऑफ जर्मनी ने चार्ज ले लिया और इसके 6-7 साल में यूनिफिकेशन कर दिया जर्मनी का, इकट्ठा कर दिया। यानी कि 1871 तक यूनिफाइड हो गया था जर्मनी। इटली कैसे यूनिफाई हुआ? जर्मनी और इटली दोनों को यूनिफाई करना था। इटली यूनिफाइड कैसे हुआ? 4.2 में पढ़ेंगे ये हम इटली का। इटली कैसे यूनिफाई हुआ था? जैसे जर्मनी कई स्टेट्स में बंटा हुआ था बेटा, एक मिनट पॉज दे रही हूँ यहाँ। जैसे जर्मनी जो था कई स्टेट्स में बंटा हुआ था, इटली भी बंटा हुआ था। इटालियन जो स्टेट थे वो बिखरे हुए थे कई स्टेट्स। एक मिनट बेटा, इनको मैं जरा तो बेटा मैं आपको बता रही थी इटली कैसे यूनिफाई हुआ। जर्मनी जैसे कई स्टेट्स में बंटा हुआ था, इटली भी बंटा हुआ था। इटालियन जो भी थे वो बिखरे हुए थे कई स्टेट्स में। इटली के ऊपर हैम्सबर्ग एम्पायर राज करता था और भी कई राज्य थे। कुल मिलाकर 7 स्टेट्स थी इटली में। कितनी स्टेट्स थी? 7 स्टेट्स थी जो कि पॉप के अंडर थी। पॉप बेटा, पॉप क्या होता है? जैसे एक लॉटरी सिस्टम होता है ना, ऐसे ही पॉप को चुन लिया जाता है। कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता था। पुराने जमाने में ग्रीस में जो पॉप चुने जाते थे वो कैसे चुने जाते थे? एक पर्ची सिस्टम बना लिया जाता था, जिसके नाम की पर्ची निकलती थी, चाहे वो पढ़ा लिखा है, नहीं है, मूर्ख है, कुछ भी है, उसे पॉप घोषित कर दिया जाता था। तो उस समय इटली में 7 स्टेट्स थी। कई पॉप के अंडर थी, कई बॉरबॉन किंग के अंडर थी, कई सरदानियां पाइडमाउंट के अंदर थी। तो ये अलग अलग बंटी हुई थी। यानी कि कई पॉप के अंडर थी, कई स्टेट्स, मैंने आपको बताया 7 स्टेट्स। तो ये कई स्टेट्स तो पॉप के अंडर थी, कई स्टेट्स जो थी इसकी बॉरबॉन किंग के अंडर थी, बॉरबॉन किंग्स ऑफ स्पेन जैसे आ गया। और कई जो थी सरदानियां पाइडमाउंट के अंडर थी, और सरदानिया पाइडमाउंट, ये देख लो। और फिर गिसिसिपी मैजनी जो था, इसने यूनिफाइड, ये जो था ना गिसिसिपी मैजनी, ये यूनिफाई करना चाहता था, इटली को यूनिफाइड बनाना चाहता था। 1831 से 1848 में इटली को रिपब्लिक बनाना चाहता था, लेकिन फेल हो गया। अब सरदानिया पाइडमाउंट के ऊपर था कि अगर एक इटली हो जाता है यानी यूनिफाइड, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर बन सकता है इटली। तो गिसिसिपी गैरीबाल्दी ने सारी लड़ाई लड़ने के बाद इटली को यूनिफाइड कर दिया। तो विक्टर एम्यूल सेकंड को राजा बना दिया गया। किसको राजा बनाया गया? ये विक्टर एम्यूल सेकंड को राजा बना दिया गया। 7 स्टेट्स बेटा जो इटली की थी, ये कौन सी थी? 7 स्टेट्स। ये देखिए, विक्टर एम्यूल सेकंड को प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली, यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया गया था। 7 स्टेट्स जो इटली की थी वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें शायद नहीं है,
मैं आपको, हाँ इसमें नहीं है, मैं आपको वैसे ही नाम बता रही हूँ। सेवॉय, सेरोना, वेनिया, लैम्बर्डी, टस्कैनी, मोडेना, पापल स्टेट जहां पॉप का राज था, एंड किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज, ये थी। तो 1870 तक सारा इटली जो था ये यूनिफाई हो चुका था। 1870 तक एक राजा विक्टर एम्यूल के अंडर आ गया था अब ये इटली, ठीक है। ये इटली जो था अब एक राजा एम्यूल के अंडर आ गया था, विक्टर एम्यूल। अब पढ़ेंगे हम 4.3 ए स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें क्या है बेटा कि द मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्गुड इन ग्रेट ब्रिटेन, in Britain the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution। कहते हैं ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट का जो आइडिया था ये ब्रिटेन में ऐसे ही नहीं आ गया था। जो उस समय तक प्राइमरी आइडेंटिटी होती थी और वो एथनिक होती थी बेटा, यानी कि लोग अपने आप को इंग्लिश, स्कॉट और इरिश की तरह जानते थे। ये देखिए आप, एथनिक होती थी और सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश, ठीक है। इनसे जानते थे लोग कि मैं इंग्लिश हूँ, मैं वेल्श हूँ, स्कॉट और इरिश हूँ, मतलब कुछ भी हूँ इनमें से। तो लोगों की एक एथनिक आइडेंटिटी थी। इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने कि 1688 में, एक इंडियन पार्लियामेंट थी जिसने 1688 में यानी कि 17th सेंचुरी में मोनार्क से सारी पावर्स ले ली थी, राजा से उसने सारी पावर्स ले ली और उसने एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया था जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिला दिया था उसने आपस में, इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को। देखिए, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, जिसने कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया था। इसके बाद स्कॉटलैंड ने बहुत सारे रिवोल्ट किए लेकिन इंग्लैंड ने उसे कामयाबी ना होने दिया। आयरलैंड भी इंग्लैंड के नीचे नहीं रहना चाहता था, वह भी रिवोल्ट करता रहता था, लेकिन यह भी सारा जबरदस्ती इंग्लैंड के नीचे आ गया था। इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम जो था वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोगों का था। यानी ये देख लो दोनों टर्म्स को आप बड़े ध्यान से, कि इंग्लिश लोगों के लिए तो इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लिश मेंबर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंस बाय, ये छोड़ो यहाँ, ये देखिए कि दो बातें आप याद रख लीजिए कि इंग्लिश लोगों के लिए इंग्लैंड था, यूनाइटेड किंगडम जो था वो यूनाइटेड किसका था? आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोगों का था। यह एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया और इसमें इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करता था। इसका फ्लैग भी था ब्रिटिश फ्लैग, जिसे यूनियन जैक भी कहा जाता था। इस फ्लैग को हम क्या बोलते थे, सॉरी ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, यूनियन जैक का नाम बोलते थे ब्रिटिश फ्लैग को। कहते हैं कि एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया और इसमें इंग्लिश कल्चर ही डोमिनेट करता था और इसका फ्लैग भी था ब्रिटिश फ्लैग, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, जिस सब के ऊपर एक नेशनल एंथम भी था इनका। इन सब के ऊपर एक क्या था? एक नेशनल एंथम था, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये करके नेशनल एंथम था। उसके बाद आ जाइए आप 5 पॉइंट पे, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को विजुअलाइज करना, देखना। इस पैराग्राफ में है कि 1859 के बाद मोनार्च ने देखा कि देश अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है और नेशन स्टेट्स बनने लगेंगी, तो क्या सिंबल्स होंगे, क्या सिंबल्स थे उस समय और जिसके साथ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते और यह मानते थे कि ये हमें रिप्रेजेंट करता है। आर्टिस्ट के लिए मोनार्च की तस्वीर बनाना आसान है, पूरे नेशन की क्या तस्वीर बनाते? जैसे कि फ्रांस में लेडी की तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो इस तरह से ये भी सोच रहे थे कि क्या तस्वीर बनती। तो आर्टिस्ट के लिए मोनार्च की तस्वीर बनाना आसान था क्योंकि राजा जो था वो सामने ही होता था, लेकिन पूरे नेशन की वो कैसी सी तस्वीर खींचता? जैसे फ्रांस में लेडी की तस्वीर थी, फीमेल एलोगरी थी, वो फ्रांस को सिंबलाइज करने के लिए मैरियन की तस्वीर जो थी, ये थी, ये सामने है आपके मैरियन, ये तस्वीर है जर्मनी की है ये,
और फ्रांस की जो थी वो मैरियन थी। फ्रांस में पॉपुलर नेम है मैरियन, इसलिए उसको मैरियन नाम दे दिया गया था। लाल टोपी थी उसकी, वो आपने पढ़ चुके हैं पहले। ट्राई कलर एंड पॉकेट लगाई हुई थी उसने, कलगी लगाई हुई थी। लेकिन जर्मेनिया की जो तस्वीर है ये सामने है आपकी स्क्रीन पे। जर्मेनिया की ये जो पिक्चर है, ये देखिए बेटा, ये मैंने ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके आपको दिखाई है। तो जर्मेनिया जर्मनी में बनाई गई थी। यह भी एक लेडी की फिगर थी, फिजिकल शेप दी गई थी इसको, और इसके कई सारे सिंबल थे। कई सारे सिंबल क्या थे वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये ब्रोकन चेन्स, इसमें क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, इसकी जो जंजीरें हैं वो नीचे गिरी हुई हैं, इसकी ब्रोकन है वो चेन्स। ये नई फ्रीडम को हासिल करने का सिंबल था। और एक इसने यहाँ पर ब्रेस्ट पे प्लेट लगाई हुई है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, इसके ऊपर ईगल बना हुआ है। जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का सिंबल है ये। और क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये इसने अपने सिर के ऊपर क्राउन पहना हुआ है, ये ओक के पत्तों का है, इसका मतलब है हीरोइज्म। स्वॉर्ड, इसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तलवार है। ये रेडीनेस टू फाइट, इसका मतलब है रेडीनेस टू फाइट, यानी कि ये लड़ाई के लिए तैयार है। ऑलिव ब्रांच है एक, ये ऑलिव की ब्रांच भी है ये तलवार के आसपास, अराउंड द स्वॉर्ड। इसका क्या मतलब है कि ये शांति भी चाहती है, कि विलिंगनेस टू मेक पीस। एक ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का एक इसने ये कपड़ा पहना हुआ है, देखो इसमें ब्लैक रंग भी है, रेड भी है, गोल्डन भी है। तो ये एक फ्लैग पकड़ा हुआ है इसने हाथ में, दिखाती हूँ मैं, ये रहा, ये दिस फ्लैग है, ये ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का फ्लैग ऑफ द लिबरल्स है ये। नेशनलिस्ट इन 1848, बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। 7वां है रेज ऑफ द राइजिंग सन। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो रेज पड़ रही है राइजिंग सन की, चमकता हुआ सूर्य। ठीक है, ये किस लिए है? ये शो कर रहा है कि बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, इसकी बिगिनिंग है न्यू एरा की। तो ये तस्वीर को अगर आप एनसीईआरटी बुक में से देखेंगे तो उसमें आपको सारी क्लियर नजर आएगी, सिंबल्स भी पूरे नजर आएंगे। सिंबल्स बनाए गए थे। और जर्मनी में अब नेशनल असेंबली बनी थी जिसे काइजर विलियम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये भी है जर्मनिया की एक पिक्चर जिसको कि काइजर विलियम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था बेटा। ये मैं आपको पढ़ा रही थी, यहाँ इसी पैराग्राफ में आई है। यहाँ राजा था ना काइजर उसका, तो उसने उनको ये मैंने आपको बता दिया, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकटेड, ये सारे मैंने चिन्ह बता दिए आपको। तो मैं आपको बता रही थी कि जर्मनी में नेशनल असेंबली बनी थी जिसे काइजर विलियम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह उसी फॉलन लेडी की तस्वीर है, गिरी हुई जो लेडी आगे दिखाई गई है आपको पिक्चर में, ये फॉलन लेडी, फॉलन जर्मेनिया। ये जो फॉलन लेडी की तस्वीर है पेज नंबर 24 पर है ये आपकी बुक में, और फिगर नंबर 18 है, जिसमें ये हारी हुई है और दोबारा राइज करेगी ऐसा लग रहा है। 1865 और 66 में ऑटोमन बिस्मार्क ने दोबारा राइज ऑफ जर्मनी शुरू कर दिया था। यह जो पिक्चर नंबर 19 है, देखो ये फिर खड़ी हो गई है पिक्चर नंबर 19 में, जर्मेनिया की है। ये रिवर राइन के पास है, गार्डिंग द राइन। राइन क्या है नाम? रिवर का नाम है, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बहती है ये राइन रिवर। इसका मतलब है जर्मनी दोबारा अपने हकों को लड़ने के लिए तैयार है। तो अब आ जाइए आप नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म ये पढ़ा रही हूं मैं आपको, लेकिन टाइम इज रनिंग आउट, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। लेसन भी 5 ही मिनट का और रह गया, ये खत्म हो जाएगा अभी। नेशनलिज्म का नुकसान ये रहा कि उसने जल्दी ही इंपेरियलिज्म को जन्म दे दिया। अगर आप जिस एरिया को अपने नेशन का पार्ट नहीं है और वहां पर भी कब्जा करना चाहते हैं और उनके लोगों को अपने नीचे दबा कर रखना चाहते हैं,
तो उन लोगों की लैंग्वेजेस, कल्चर, पॉलिटिकल फ्रीडम, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को अपनी लाठी के नीचे रखकर राज करना चाहते हैं। तो 19th सेंचुरी में ऐसी कई सारी चीजें थी जो सामने आई थी। इसी तरह की एक प्रॉब्लम बाल्कन्स के सामने आई थी, जिसमें ग्रीस, रोमानिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बल्गेरिया, मैकेडोनिया, ये आप मैप में देख सकते हैं, आप अपने मैप में देख लेंगे, यहाँ सारी बनी हुई हैं ये स्टेट्स। इसमें आपको इतनी विजुअलिटी नहीं है, आप एनसीईआरटी बुक में से देखेंगे। और पेज नंबर 6 पे भी है ये बुक में, यूरोप के सारे प्लेसेस आपको वहां नजर आ जाएंगे। पेज नंबर 6 पर ये आप मैप में देख सकते हैं। जो बाल्कन एरिया में लोग रहते थे बेटा, उन्हें स्लेव्स कहा जाता था। स्लेव्स कहते हैं दास, बाल्कन एरियाज वाले एरियाज को। जो बाल्कन एरिया में लोग रहते थे उनको क्या कहते थे हम? स्लेव्स कहते थे। तो ये सारा एरिया टर्की ओटोमान एम्पायर के अंडर था। अब ओटोमान का एम्पायर लेस पावरफुल हो रहा था और बाल्कन्स के लोग भी ये चाह रहे थे कि उनको फ्रीडम मिल जाए। तो उस समय की जो यूरोपियन पावर थी, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अल्टीमेटली इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। अब फिगर नंबर 20 में आप देख लेंगे इसको, मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर की पिक्चर है। लैटिन अमेरिका इत्यादि कई देश ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अंडर थे। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। अब इसका क्या रिजल्ट हुआ कि 1914 का युद्ध जो था अब शुरू होने वाला था, डिजास्टर स्टार्ट हो गया। एंड यूरोपियन पावर्स जो अभी तक उभरी थी वो कॉलोनीज बनाती चली गई दुनिया के दूसरे देशों को। जिन कंट्रीज ने, बेल्जियम, पोलैंड, यूक्रेन, अपने आप को बड़ी मुश्किल में पाया इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के चलते हुए। ये 3 कंट्रीज जो थी ये काफी इन्होंने मुश्किलें झेली। बट इन केस जब तक ये 20th सेंचुरी आई है, जब से ये 20th सेंचुरी आई है, तब से सारे कंट्रीज अपने आप को नेशन स्टेट के रूप में देखते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट है वो सब, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में अपने आप को देखते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना हो गया था कि हर देश अपने आप को नेशन के रूप में अब देखने लग गया था। ये है आपका पेज नंबर 27 तक फिनिश हो गया ये लेसन। अब बेटा आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी भेज रखे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। लेसन आपने सुन लिया है, याद भी करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप इसको याद कर लेना। मैं वैसे एक क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन ले लूंगी बीच में, कब ले लूं ये पता नहीं है, ले लूंगी। आपको क्वेश्चन आंसर्स भी याद करवाऊंगी, जरूर स्क्रीन पे ही याद करवाऊंगी आपको क्वेश्चन आंसर्स जो भी होंगे। आप वहां स्क्रीन वाले भी याद कर सकते हैं और जो अपनी कॉपी में लिखे होंगे आपने, आप वो भी याद कर सकते हैं बेटा। तो मैं अभी अनम्यूट कर रही हूँ सबको, आप बोलिए बेटा, आपको लेसन समझ आ गया पूरा? यस मैम, यस ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं हम आपको नई क्लास के साथ और नए लेसन के साथ। थैंक यू बेटा, बाय। बाय मैम।